નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 9 વિષય છે મારો હિન્દી અને જેનું 21મું લેસન છે ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન। આપણે બધા ક્રાંતિકારીજી શેખર છે, ચંદ્રશેખર આઝાદ, એનાથી બધા માહિતગાર છીએ। આજે આપણે એના જીવનનો, એના પરિવારનો કઈ રીતે રહેણી શરણી છે, કઈ રીતે એ લોકોને નિયમની અંદર બાંધવામાં આવે છે એની વાત આજે હું તમને સમજાવીશ। જેના લેખક છે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યાયન। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનું ઉપનામ અગ્નિજી છે, આનું ઉપનામ अग्निजी है। और परीक्षा में तमने कोई पूछे कि अग्निजी किसका उपनाम है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का। बराबर। હવે આપણે પાઠની સમજૂતી મેળવીએ। असहयोग की एक लहर आई, असहयोग એટલે કે आंदोलन की, और देश उसमें सारा बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा यानी कि कोशिश करने लगा, और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा, अपने हाथ को खींचकर खुद बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतारकर, मतलब अपने आप को किस प्रकार उसने बहा दिया, तो वो मैं समझाती हूँ कि उसने विदेशी कपड़े उठाकर रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थी, विदेशी ने जो अंग्रेजों के बनाए हुए फैक्ट्री से बाहर से आते हैं ब्रिटिश सरकार से, और देशी એટલે કે ભારત દેશની અંદર જે વસ્તુ બને છે, જે કપડું બને છે એને દેશી કહેવાય। वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। सभी थे तो कैसे थे, उसके पास विदेशी कपड़े थे, लेकिन उसने विदेशी जो विदेशों से कुछ भी चीज़ आती थी तो उससे उसके प्रति नफरत थी, अंग्रेजों के प्रति नफरत थी, और देश के अपने भारत देश में जो वस्तु बनती थी वो उसका उपयोग करता था, लेकिन उसके पास भारत देश के जो कपड़े हैं वो कम थे, इसलिए उसने बाहर जाना छोड़ दिया। तभी वहाँ दूर से एक आवाज़ आती है, और पुकार सुनकर वो भी उसके कानों में उसकी पुकार पहुँचती है, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। तब उसके प्राण पुलकित आनंदित हो उठते हैं, और वो भी अपनी खिड़की से खिड़की पे पास बैठकर पुकारने लगता है, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। ओके, कि गांधी जी ने विजयो और अंग्रेजों ना मुंह काला हो। इससे आगे वो जा नहीं सकता था, क्योंकि घर से बाहर निकलने की उसके मंजूरी नहीं थी, घर से अनुमति नहीं थी कि, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था, उस पर एक अंकुश था कि वो घर के बाहर नहीं जा सकता, और जा सके तो अंग्रेजों के लड़कों के साथ ही जा सके, लेकिन इसे अंग्रेजों की किसी भी वस्तु, व्यक्ति, कपड़े, खाने पीना सभी से उसके नफरत थी, इसलिए वो सारा दिन अपने कमरे में ही बैठा रहता था। माँ के अतिरिक्त घर में कोई नहीं था। माँ ऊपर कोठे लेके रूम में बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे એટલે કે ભેગા किए, और नीचे एक खुली जगह में ढेर એટલે કે ढगला लगा दिया। फिर लैंप એટલે કે फानसनी अंदर लाकर उन पर मिट्टी का तेल के केरोसिन का तेल उड़ेला એટલે કે छाइटो। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई, और आग लगा दी। तेलनु जी केन छे नौकरों के पास था, लेकिन शेखर को उसके पास जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए जो फानसनी अंदर जी केरोसिन हो ई लईने आवे छे अने बधा कपड़ानी अंदर छाती अने आग लगावी दे छे। आग एकदम भभक उठी, शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वो आग के चारों ओर नाचने लगा और गला फाड़कर जोर जोर से बोलने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। थोड़ी देर में माँ नीचे आती है, वो देखती है तो शेखर के गाल भी विदेशी कपड़े के जलने से एकदम लाल लाल हो गए थे, और लेकिन ढेर तो जो कपड़े का ढेर था जिसमें शेखर ने आग लगाई वो तो सभी राख हो गया।
शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई, घृणा એટલે કે नफरत हो गई थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आंतक लेके जहर भी भरा हुआ है। क्यों? उसके पिता जो है वो विदेशी के प्रति आकर्षित थे, इसलिए अपने सभी बच्चों को भी विदेशी भाषा, विदेशी कपड़े, विदेशी खाना पीना के प्रति आकर्षित करते थे। लेकिन सभी बच्चे तो उसकी ओर आकर्षित हो गए, लेकिन लेखक जो शेखर है वो नहीं गया, वो उससे नफरत करने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बातें करने को कहा करते थे। यह भी एक वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, लेकिन बचपन से ही उसके पिता ने उसे अंग्रेजी भाषा में ही सिखाया था, बातचीत करना अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाया था। यहाँ तक कि घर में उसके जो टीचर पढ़ाने आते थे वो भी अंग्रेजी में आते थे, इसलिए बाल्यावस्था है उसे अंग्रेजी तो एकदम आ जाती थी। उसकी पहली आया थी और ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था वो एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता था। अंग्रेजी में किस प्रकार बोलना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार हाथ मिलाना चाहिए, अंग्रेजी की भाषा में अंग्रेजी में किस प्रकार उसका व्यवहार बोलना चाहिए वही सिखाता रहता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है, क्योंकि जब से उसने होश संभाला, बोलना सीखा, तब से उसने अंग्रेजी में ही सब कुछ सीखा है। इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजी ही हमारी मातृभाषा है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा कि मैं तो अपनी हिंदी भाषा को ही अपनी मातृभाषा मानूंगा, जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेशी को मैं माँ करने के लिए बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से अंग्रेजी को छोड़कर हिंदी को पढ़ना आरंभ किया और इतना पढ़ा कि उसमें हिंदी में एक नाटक लिखना शुरू किया। उसने एक नाटक लिखा, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न। एक भारत देश स्वतंत्र है और भारत देशનું સપનું વિરાટ એટલે કે એકદમ સરસ મજાનું સપનું છે ભારત દેશને ભવિષ્ય માટેનું એક નાટક लिखे છે, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सीधी के लिए साधन है, अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग એટલે કે વિદેશની અંદરથી જો માલ આવે અને મનુષ્ય એટલે કે વિદેશી લોકો જે અવસરો છે એનો પરિત્યાગ કરવાનો और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। एक गाल में कोई मारे तो दूसरा गाल आगे करना, लेकिन अंग्रेजी के सामने, अंग्रेज लोगों के सामने झुकना मत। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ में और हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे तापों की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूलाकार प्राप्त स्वप्न। आ एनु छेल्ला पेज पर लखे छे जे एनु सपनु हतुं कि मारो भारत देश स्वाधीन थई जाए अने बाधाहीन એટલે કોઈના બંધનમાં ન રહે એવો મારો ભારત દેશનું સપનું છે। એ હું આ નાટક દ્વારા રજૂ કરું છું અને હું આખા નાટક દ્વારા હું બધા માણસોને પણ હું કહેવાય જાગૃત કરીશ કે તમે ભારત દેશ પ્રત્યે આકર્ષિત થાઓ અને અંગ્રેજોનો ત્યાગ કરો। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी शाई से उसकी प्रतिलिपि એટલે કે लिपि तैयार की और उसे अपने पुस्तकों के नीचे छिपाकर रख दिया, क्योंकि पिताजी को पता न चला कि मैंने हिंदी में लिखा है। पहले साहित्यिक प्रयत्न की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया। यहाँ तक कि जो वो लिख रहे थे वो ज्ञान की देवी सरस्वती माता को भी नहीं दिखाई, लेकिन सब लिपि तैयार हो गई तो वो अपने तकिए के नीचे छिपा देते हैं। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि, एक आवाज़ गूंजा करती थी, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर।
और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने શું કહે છે કે મેં પહેલી વાર કોઈને પણ મદદ વગર એક સરસ મજાનું નાટક મેં લખ્યું છે અને એ નાટક છે મારો ભારત દેશ સ્વાધીન हो बाधाहीन हो। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर कि एक दिवस माटे वो कहीं जा रहे थे और शेखर भी उसके साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र दोनों कहाँ तो कि वेटिंग रूम में टहल रहे थे क्योंकि ट्रेन आने में अजी देर थी। शेखर कुछ आगे, पिता भी पीछे पीछे, दोनों आमने सामने टहल रहे थे कि घूम रहे थे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? पास में एक अंग्रेजी बालक आता है और शेखर से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा तो वह लड़का अभिमान से भरा पड़ा था, इसलिए उसने कुछ उत्तर न दिया, अपना परिचय भी नहीं दिया कि मैं शेखर हूँ। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा, उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बातें करते वो झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं, अभिमानी था सामने वाला लड़का, तो उसने समझा कि मेरा सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता नहीं है। उसने तनिक और रो એટલે કે તનિક એટલે જોરથી અવાજ પાછો निकाले, माय नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? पाछो पूछे। शेखर के पिता वहाँ न होते तो वो प्रश्न का उत्तर चाहे न देता पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। पिता पास में थे इसलिए वो हिंदी में बोल नहीं सकता था और सामने वाला लड़का जो था वो बार बार जो प्रश्न करता था वो तो अभिमानी था, मैं उसे उसकी अपनी आवाज़ में उसे मैं कुछ सुना देता, लेकिन पिता पास में ही थे। उसके मन में यह संदेह भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं था पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। उसने ऐसा लगा कि इस लड़के को कुछ नहीं आता और वो वहाँ इसलिए वो उत्तर नहीं दे रहा कि उसे कुछ आता ही नहीं है। पिता के क्रूर स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते? वो उसका पिता है, वो वहाँ खड़े थे, वो बोलते जवाब क्यों नहीं देते कि सामने वाला लड़का कितना प्रश्न कर रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं देते? शेखर और भी चिढ़ गया, लेकिन गुस्से में आ जाता है और चुप हो जाता है, एक शब्द भी नहीं निकलता अपने मुंह से। वो लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है कि मुंह में मग भरे हैं, मुंह में बंद है तुम्हारा? तभी ट्रेन वहाँ आ जाती है और शेखर कुछ उत्तर दे उससे वो बच जाता है। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया, शेखर ऊपर से नीचे आ ही रहा था तो उन्होंने सुन लिया कि कल मैंने जो उत्तर नहीं दिया वही शिकायत पिताजी आज माँ से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उसने कुछ नहीं कहा। विद्यार्थी मित्रों, હું મારું અહીં લેસન છે એ પૂર્ણ કરું છું। નમસ્તે। કે આ પાઠનું સાર શું હતું કે અંગ્રેજોએ આપણા દેશની હાલત કેવી ગંભીર કરેલી હતી, તો એની વસ્તુઓ એના નાના ત્યાંના નાગરિકોને કે અફસરો છે તો એની પ્રત્યે શું કામ પ્રેમ રાખવો જોઈએ? આપણા ભારત દેશમાં આટલી બધી વસ્તુઓ બને છે, ખાવા પીવા માટે, પહેરવા માટે, તો એનો ઉપયોગ કરો તો ભારત દેશને 2 રૂપિયા વધારે મળશે, એટલે કે ભારત દેશ સમૃદ્ધ દેશ બનશે। અને વિદેશી વસ્તુ તમે લીધા કરશો તો ભારત દેશ તો કંગાળ રહે। એટલે આમાં કહેવાનો મીનિંગ છે કે શેખરના પિતા
तो विदेशी प्रति आकर्षित था, लेकिन शेखर अपने भारत देश के प्रति आकर्षित था। विद्यार्थी मित्रों, जय श्री कृष्ण।